चैप्टर 21 की शुरुआत में आपका स्वागत है। अगर चैप्टर 20 लॉन्चपैड बनाने के बारे में था, जैसे कि लिनक्स ड्राइवर्स सेटअप करना, एनवीसीसी फ्लैग्स पर महारत हासिल करना, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ट्यून करना और सीमेक कॉन्फ़िगर करना, तो ये सेक्शन वो जगह है जहां हम आखिरकार इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट से आगे हम एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन से लड़ना बंद कर देंगे और ऐसा कोड लिखना शुरू करेंगे जो मैसिव पैरेलल हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होता है। हालांकि इससे पहले कि हम अपना पहला करने लिखें, हमें यह एडजस्ट करना होगा कि हम C++ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के बारे में कैसे सोचते हैं। आपकी सॉफ्टवेयर जर्नी में इस पॉइंट तक आपका कोड शायद एक यूनिफॉर्म सिंगल सिस्टम मेंटल मॉडल के अंदर रहा है, जहां आप एक सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं, मेन फंक्शन CPU पर सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है और सिस्टम मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज्ड रैम का एक सिंगल कंटिगुअस पूल होती है। जब आप कूड़ा की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो यूनिफाइड व्यू बदल जाता है। आप हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग के डोमेन में एंटर कर रहे हैं, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां दो बिल्कुल अलग कंप्यूटिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर मिलकर एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। फास्ट, क्लीन और बग फ्री कूड़ा एप्लीकेशंस लिखने के लिए आपको इन दो दुनिया के बीच काम के बंटवारे यानी डिवीजन ऑफ लेबर में महारत हासिल करनी होगी, जो है होस्ट यानी CPU और उसकी सिस्टम मेमोरी और डिवाइस यानी GPU और उसकी ऑनबोर्ड हाई स्पीड VRAM। सेक्शन ब्रेक। को प्रोसेसर पैराडाइम होस्ट वर्सेस डिवाइस रोल्स। कूड़ा टर्मिनोलॉजी में हम सिस्टम हार्डवेयर को दो अलग रोल्स में सेपरेट करते हैं। होस्ट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और उसकी एसोसिएटेड सिस्टम मेमोरी यानी DDR4 या DDR5 रैम। डिवाइस यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU और उसकी ऑनबोर्ड डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी यानी GDDR6, GDDR6X या HBM2 या HBM3। ये डायग्राम एक हेट्रोजीनियस सिस्टम आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसमें होस्ट CPU और डिवाइस GPU को कंपेयर किया गया है। CPU को एक लो लेटेंसी कंट्रोल यूनिट के रूप में दिखाया गया है, जिसमें डीप कैशेज और कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेडिक्शन है और ये लेटेंसी ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम रैम से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ GPU को एक हाई थ्रूपुट इंजन के रूप में दिखाया गया है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल कोर्स और मैसिव रजिस्टर फाइल्स हैं और ये हाई बैंडविड्थ डिवाइस वीडियो रैम से कनेक्टेड है। ये दोनों कंपोनेंट्स एक PCI एक्सप्रेस बस के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। CPU को एक मास्टर आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह सोचें, जबकि GPU स्पेशलाइज्ड असेंबली लाइन वर्कर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी है। CPU कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग में एक्सेल करता है। यह सिस्टम IO को हैंडल करता है, डिस्क ड्राइव्स के साथ कम्युनिकेट करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को सुनता है, यूजर इनपुट्स को पार्स करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को मैनेज करता है और डीप कंडीशनल लॉजिक ट्रीज को इवैल्यूएट करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 19.2 CPU लेटेंसी वर्सेस GPU थ्रूपुट स्ट्रक्चरल फिलॉसफीज में एक्सप्लोर किया था, CPU माइक्रो आर्किटेक्चर लेटेंसी मिनिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। वे ब्रांच प्रेडिक्टर्स, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजनों और मल्टी मेगाबाइट कैशे हायरार्कीज के लिए डेडिकेटेड बड़े सिलिकॉन रियल एस्टेट पर रिलाई करते हैं, जिन्हें सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को इंसानी तौर पर जितना पॉसिबल हो उतना फास्ट चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ GPU शेयर पैरेलल रॉ कंप्यूट पावर के फेवर में कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक और मैसिव पर कोर कैशे को डिस्कार्ड कर देता है। यह थ्रूपुट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जहां एक मॉडर्न सर्वर CPU में 64 हाई पावर्ड कोर्स हो सकते हैं, वहीं एक फ्लैगशिप NVIDIA GPU में हजारों स्ट्रीम प्रोसेसर्स कूडा कोर्स होते हैं। GPU को रिकॉर्ड समय में किसी सिंगल टास्क को स्टार्ट से फिनिश तक ले जाने की परवाह नहीं होती। इसे एक साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करने की परवाह होती है। इसे विशेष रूप से कंप्यूट इंटेंसिव डेटा पैरेलल वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि वेक्टर लीनियर अलजेब्रा, इमेज प्रोसेसिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिजिकल सिमुलेशंस और न्यूरल नेटवर्क टेंसर ऑपरेशंस। एक मॉडर्न C++ कूडा एप्लीकेशन में होस्ट पूरी तरह से कमांड में रहता है। GPU खुद से बूट अप नहीं होता, आपकी हार्ड ड्राइव से फाइल्स रीड नहीं करता या खुद एग्जीक्यूशन इनिशियलाइज नहीं करता। मेन फंक्शन हमेशा होस्ट CPU पर शुरू होता है। होस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करता है, एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करता है, GPU ड्राइवर को कमांड्स इश्यू करता है और फाइनल रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करता है। GPU स्ट्रिक्टली एक डेडिकेटेड हाई थ्रूपुट को प्रोसेसर की तरह काम करता है, जो CPU होस्ट कंट्रोलर द्वारा इसे असाइन किए गए
मैसिव मैथमेटिकल वर्कलोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैंड बाय पर रहता है। सेक्शन ब्रेक। टू डिस्टिंक्ट हार्डवेयर डोमेन्स फिजिकल मेमोरी आइसोलेशन। स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस से CUDA पर ट्रांजिशन करने वाले डेवलपर्स के लिए सबसे कॉमन गलतियों में से एक ये भूलना है कि होस्ट और डिवाइस फिजिकली आइसोलेटेड हार्डवेयर डोमेन्स में रहते हैं। जब आप कोई स्टैंडर्ड C++ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ये C++ स्टेटमेंट 1024 इंटीजर्स के एक एरे के लिए हीप पर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी MMU होस्ट के सिस्टम रैम यानी DDR4 या DDR5 में स्पेस एलोकेट करता है। CPU डेटा पॉइंटर में स्टोर किए गए मेमोरी एड्रेस से तुरंत रीड या राइट कर सकता है। हालांकि स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन के दौरान GPU हार्डवेयर उस होस्ट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को सीधे डीरेफरेंस नहीं कर सकता। GPU अपने खुद के डेडिकेटेड फिजिकल बोर्ड पर काम करता है जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स जैसे GDR6, GDDR6X या हाई बैंडविड्थ मेमोरी जैसे HBM3 से लैस होता है। यह फिजिकल सेपरेशन उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर वापस ले जाता है जिन्हें हमने चैप्टर 1.1 के बेयर मेटल एग्जीक्यूशन पैराडाइम में देखा था। फिजिकल लेयर पर एग्जीक्यूशन यूनिट्स केवल उसी डेटा पर काम कर सकती हैं जो उनके सीधे वायर्ड मेमोरी कंट्रोलर्स के अंदर होता है, जब तक कि एक्सप्लिसिट हार्डवेयर इंटरकनेक्ट फैब्रिक टेक्नोलॉजीज जैसे NVLink के साथ यूनिफाइड मेमोरी को स्पष्ट रूप से इस्तेमाल में न लाया जाए। यह डायग्राम होस्ट सिस्टम मेमोरी और डिवाइस ग्राफिक्स मेमोरी के बीच फिजिकल और लॉजिकल सेपरेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि CPU सिर्फ सिस्टम रैम को एक्सेस कर सकता है, जबकि GPU सिर्फ वीडियो रैम को एक्सेस कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली, टू प्रोसेसर्स के बीच डेटा शेयर करने के लिए फिजिकल PCI एक्सप्रेस बस के ऊपर एक एक्सप्लिसिट ट्रांसफर की जरूरत होती है। क्योंकि ये दोनों मेमोरी स्पेस फिजिकली अलग हैं, इसलिए होस्ट कोड और डिवाइस कोड सख्त मेमोरी बाउंड्रीज के तहत काम करते हैं। होस्ट मेमोरी पॉइंटर्स सिस्टम रैम की तरफ पॉइंट करते हैं। GPU पर चल रहा एक CUDA कर्नल जो सीधे एक स्टैंडर्ड होस्ट पॉइंटर को रीड या राइट करने की कोशिश करता है, वह एक इनवैलिड डिवाइस मेमोरी एक्सेस फॉल्ट ट्रिगर करेगा, जिसे आप कंप्यूट सैनिटाइजर का उपयोग करके पकड़ सकते हैं, जैसा कि चैप्टर 20.3 में कवर किया गया है। डिवाइस मेमोरी पॉइंटर्स GPU VRAM की तरफ पॉइंट करते हैं। अगर होस्ट CPU कोड GPU मेमोरी एलोकेशन कॉल जैसे कि CUDA मैलॉक द्वारा रिटर्न किए गए पॉइंटर को सीधे डीरेफरेंस करने की कोशिश करता है, तो आपका प्रोग्राम होस्ट साइड सेगमेंटेशन फॉल्ट यानी SIG ट्रिगर करेगा। इसके अलावा इन दोनों मेमोरी वर्ल्ड्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल PCI एक्सप्रेस PCIe मदरबोर्ड बस इंटरफेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसा कि हमने चैप्टर 16.4 PCIe बस बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स में एनालाइज किया था, PCIe बस के जरिए डेटा ट्रांसफर करना, जो आमतौर पर PCIe Gen 4 या Gen 5 पर 16 से 64 गीगाबाइट्स पर सेकंड होता है, सिस्टम रैम से सीधे रीड करने, जो लगभग 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, या सीधे GPU VRAM के अंदर से रीड करने, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स पर 1000 से 3000 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज्यादा हो सकता है, उससे कई गुना धीमा है। इसलिए हाई परफॉर्मेंस CUDA एप्लीकेशंस लिखना सिर्फ पैरेलल एल्गोरिदम्स लिखने के बारे में नहीं है। इसके लिए होस्ट और डिवाइस के बीच मेमोरी मूवमेंट को सर्जिकली प्रिसाइज कंट्रोल के साथ मैनेज करने की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। द स्टैंडर्ड CUDA हेट्रोजीनियस एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल। क्योंकि होस्ट एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है जबकि मेमोरी फिजिकल रूप से अलग रहती है, इसलिए लगभग हर लो लेवल CUDA प्रोग्राम एक स्ट्रिक्ट और प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। GPU कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले इस 6 फेज वर्कफ्लो को समझना जरूरी है। यह डायग्राम एक CUDA प्रोग्राम के स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को आउटलाइन करता है। यह होस्ट CPU और GPU डिवाइस दोनों पर मेमोरी एलोकेट करने के साथ शुरू होता है। इसके बाद इनपुट डेटा को होस्ट रैम से GPU मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। फिर GPU कंप्यूटेशन कर्नेल को रन करता है। कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स को वापस होस्ट मेमोरी में कॉपी किया जाता है और आखिर में होस्ट और डिवाइस दोनों पर सभी एलोकेटेड रिसोर्सेज को फ्री कर दिया जाता है। आइए इस लाइफ साइकिल के हर फेज को डिटेल में समझें। फेज 1 होस्ट मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन। एग्जीक्यूशन होस्ट CPU पर स्टैंडर्ड C++ कोड के अंदर शुरू होता है। एप्लीकेशन इनपुट डेटासेट्स को इनिशियलाइज करता है, फाइल्स रीड करता है, नेटवर्क पैकेट्स को प्रोसेस करता है, या स्टैंडर्ड C++ स्ट्रक्चर्स, std वेक्टर, std एरे,
या न्यू या मैलॉक के जरिए एलोकेट की गई रॉ डायनेमिक मेमोरी का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड सिस्टम रैम में स्टार्टिंग एरेज सेटअप करता है। फेज 2 डिवाइस मेमोरी एलोकेशन। इससे पहले कि जीपीयू किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सके, जीपीयू के फिजिकल वी रैम बोर्ड पर मेमोरी स्पेस रिजर्व होना चाहिए। ऐसा करने के लिए होस्ट सीपीयू कूडा रनटाइम एपीआई फंक्शन कूडा मैलॉक का इस्तेमाल करके एलोकेशन कॉल्स करता है। यह एपीआई फंक्शन एनवीडिया ड्राइवर से टारगेट डिवाइस पर वीरैम का एक कंटिन्यूअस ब्लॉक एलोकेट करने की रिक्वेस्ट करता है और एक मेमोरी हैंडल यानी एक रॉ पॉइंटर रिटर्न करता है जो उस जीपीयू मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। फेज 3 होस्ट 2 डिवाइस डेटा ट्रांसफर। एक बार जब वी रैम स्पेस रिजर्व हो जाता है तो सीपीयू को इनपुट डेटा को होस्ट सिस्टम रैम से फिजिकल पीसीआई ई बस के जरिए न्यूली एलोकेटेड डिवाइस वी रैम में कॉपी करना होता है। ये ऑपरेशन होस्ट कॉल क्यूडा मेम कॉपी के जरिए इनिशिएट किया जाता है, जिसमें क्यूडा मेम कॉपी होस्ट 2 डिवाइस फ्लैग पास किया जाता है। इस फेज के एंड में जीपीयू के पास वी रैम में इनपुट डेटा की अपनी लोकल हाई स्पीड कॉपी रेडी होती है। फेज 4 जीपीयू कर्नल लॉन्च एसिंक्रोनस कंट्रोल फ्लो। ये वो जगह है जहां पैरेलल कंप्यूट स्टेप होता है। होस्ट सीपीयू क्यूडा के एग्जीक्यूशन कॉन्ट्यूशन कॉन्फ़िगरेशन लेस देन ग्रिड ब्लॉक ग्रेटर देन का यूज करके जीपीयू ड्राइवर को एक कर्नल लॉन्च कमांड इश्यू करता है। जब सीपीयू कर्नल लॉन्च करता है तो ये कमांड को एनवीडिया ड्राइवर द्वारा मैनेज्ड एक हार्डवेयर एग्जीक्यूशन क्यू में पुश कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि होस्ट सीपीयू के रिस्पेक्ट में क्यूडा रनटाइम कर्नल लॉन्च नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस होता है। इसका मतलब है कि सीपीयू द्वारा जीपीयू को कर्नल एग्जीक्यूट करने के लिए कहने के तुरंत बाद सीपीयू थ्रेड लॉन्च कॉल से रिटर्न हो जाता है और तुरंत होस्ट C++ कोड की अगली लाइन को रन करना कंटिन्यू रखता है, भले ही उस समय जीपीयू के हजारों कोर्स एक्टिवली स्पिन अप हो रहे हों और पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हों। फेज 5 डिवाइस टू होस्ट डेटा ट्रांसफर और सिंक्रोनाइजेशन। एक बार जब जीपीयू डेटा प्रोसेस करना फिनिश कर लेता है तो रिजल्ट्स जीपीयू वी रैम के अंदर ही रहते हैं। होस्ट सीपीयू को इन कंप्यूटेड रिजल्ट्स को वापस पीसीआई बस के जरिए सिस्टम रैम में कॉपी करना होता है ताकि होस्ट एप्लीकेशन आउटपुट को डिस्क पर सेव कर सके, स्क्रीन पर रेंडर कर सके या होस्ट कोड में इवैल्यूएट कर सके। सीपीयू इस ट्रांसफर को क्यूडा मेम कॉपी का यूज करके इनिशिएट करता है, जिसमें क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट फ्लैग स्पेसिफाई किया जाता है। चूंकि क्यूडा मेम कॉपी बाय डिफॉल्ट एक सिंक्रोनस ब्लॉक लॉकिंग ऑपरेशन है, इसलिए रीड बैक रिक्वेस्ट इश्यू करने से सीपीयू थ्रेड का एग्जीक्यूशन तब तक पॉज हो जाता है जब तक कि पहले से एनक्यूड सारा जीपीयू वर्क जिसमें रनिंग कर्नल भी शामिल है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता और रिक्वेस्टेड डेटा पीसीआई ई बस के जरिए सेफली वापस होस्ट रैम में मूव नहीं हो जाता। फेज 6 रिसोर्स क्लीनअप। फाइनली मदरबोर्ड के दोनों एंड्स पर मेमोरी लीकेज को रोकना होगा। होस्ट स्टैंडर्ड C++ डिलीट या फ्री का यूज करके अपनी खुद की सिस्टम रैम को फ्री करता है और जीपीयू वी रैम में रिजर्व्ड एक्सप्लिसिट मेमोरी को कूडा रनटाइम एपीआई फंक्शन कूडा फ्री का यूज करके रिलीज किया जाता है। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और एपीआई बाउंड्री। क्लीन कोड लिखने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। चैप्टर 20.4 में हमने कूडा ड्राइवर या रनटाइम एपीआई बाउंड्री को आसान भाषा में समझा था। जब आपका C++ प्रोग्राम कूडा मेम कॉपी जैसे एपीआई कॉल्स करता है या एग्जीक्यूशन कर्नेल्स को लॉन्च करता है तो आपका कोड कूडा रनटाइम एपीआई लाइब्रेरी लेयर libcuda-rt.so के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। रनटाइम लेयर इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को लो लेवल ड्राइवर कमांड्स में कन्वर्ट करती है, जिन्हें सीधे एनवीडिया कर्नेल ड्राइवर nvidia.ko पर भेज दिया जाता है। यह डायग्राम एक होस्ट सीपीयू थ्रेड और एक एनवीडिया जीपीयू के बीच के एग्जीक्यूशन फ्लो और बाउंड्री को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सीपीयू सिंक्रोनसली वीडियो मेमोरी एलोकेट करता है और डेटा ट्रांसफर करता है, फिर एसिंक्रोनसली एक पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क लॉन्च करता है ताकि दोनों प्रोसेसर्स एक साथ काम कर सकें। फाइनली एक सिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर रिजल्ट्स को रिट्रीव करता है, जिससे होस्ट तब तक ब्लॉक रहता है जब तक जीपीयू अपना काम कंप्लीट करके वापस एक आइडल स्टेट में नहीं आ जाता। होस्ट सीपीयू थ्रेड और जीपीयू डिवाइस क्यू के बीच इस एसिंक्रोनस हैंडऑफ को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्नेल लॉन्चेस नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, इसलिए आप आसानी से ऐसे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं जहां सीपीयू अगले बैच के डेटा को प्रोसेस करता है, नेटवर्क कनेक्शंस को मैनेज करता है या बैकग्राउंड डिस्क राइट्स रन करता है।
ठीक उसी समय जब जीपीयू करंट बैच के डेटा पर हैवी टेंसर मैथ को सॉल्व कर रहा होता है। एक कॉन्क्रीट वॉक थ्रू, एक हेट्रोजेनियस एप्लीकेशन स्केलेटन। चलिए इस मल्टी स्टेज वर्कफ्लो को कॉन्क्रीट सी प्लस प्लस कोड में ट्रांसलेट करते हैं। नीचे एक लो लेवल सी प्लस प्लस कूडा प्रोग्राम का एक मिनिमल स्ट्रक्चरली कंप्लीट स्केलेटन दिया गया है। अभी कर्नेल फंक्शन के अंदर के एग्जैक्ट सिंटैक्स के बारे में चिंता न करें, हम अगले ही सेक्शन में कर्नेल इंटरनल सिंटैक्स को डिटेल में समझेंगे। अपना ध्यान इस बात पर फोकस करें कि होस्ट साइड पर होस्ट मेमोरी, डिवाइस मेमोरी, एपीआई फंक्शंस और डेटा ट्रांसफर्स को कैसे सीक्वेंस किया जाता है। यह सी प्लस प्लस प्रोग्राम कूडा फ्रेमवर्क का यूज करके एक जीपीयू एप्लीकेशन की बेसिक लाइफ साइकिल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। प्रोग्राम होस्ट कंप्यूटर पर 2 लार्ज एरेज को इनिशियलाइज करता है, ग्राफिक्स कार्ड पर करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करता है और सिस्टम बस के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है। इसके बाद ये जीपीयू पर एक पैरेलल कंप्यूटेशन कर्नल लॉन्च करता है ताकि दोनों एरेज के एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जा सके। एक बार जब कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है तो प्रोग्राम रिजल्ट्स को वापस होस्ट कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी करता है, एडिशन की करेक्टनेस को वेरीफाई करता है और एलोकेटेड जीपीयू मेमोरी रिसोर्सेज को रिलीज करता है। कोड से की टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस, नेमिंग कन्वेंशंस, H_ वर्सेस D_ प्रीफिक्सेस। ध्यान दीजिए कि कैसे होस्ट सिस्टम रैम में रहने वाले वेरिएबल्स के आगे H_, H_A, H_B, H_C प्रीफिक्स लगा होता है, जबकि डिवाइस वीरैम को टारगेट करने वाले पॉइंटर्स के आगे D_, D_A, D_B, D_C प्रीफिक्स लगा होता है। हालांकि C++ कंपाइलर के लिए यह सख्ती से जरूरी नहीं है, लेकिन यह एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नेमिंग डिसिप्लिन है। यह आपको विजुअली एक होस्ट पॉइंटर को डिवाइस फंक्शन में पास करने से या सीपीयू लॉजिक के अंदर D_ डिवाइस मेमोरी एड्रेस को डिरेफरेंस करने से रोकता है। क्यूडा मैलॉक में डबल पॉइंटर, क्यूडा मैलॉक एक पॉइंटर टू पॉइंटर लेता है, यानी void ***। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यूडा मैलॉक को आपके पॉइंटर वेरिएबल जैसे कि D_A के अंदर मौजूद एड्रेस को म्यूटेट करने की जरूरत होती है ताकि ये जीपीयू वीरैम स्पेस में न्यूली एलोकेटेड फिजिकल एड्रेस को पॉइंट कर सके। क्यूडा मेम कॉपी में एक्सप्लिसिट डायरेक्शन फ्लैग्स, क्यूडा मेम कॉपी को ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी स्पेसिफाई करने के लिए एक एक्सप्लिसिट इन्यूमरेशन पैरामीटर की जरूरत होती है, जैसे क्यूडा मेम कॉपी होस्ट टू डिवाइस या क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट। यह एक्सप्लिसिटली क्यूडा रनटाइम ड्राइवर को इन्फॉर्म करता है कि मेमोरी पैकेट्स को पीसीआई बस कंट्रोलर्स के पार किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल, ध्यान दीजिए कि हमने क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट कॉल करने से पहले एक्सप्लिसिटली कोई सिंक्रोनाइजेशन बैरियर कॉल नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यूडा मेम कॉपी इम्प्लिसिटली होस्ट सीपीयू को पॉज करने और तब तक वेट करने के लिए फोर्स करता है जब तक कि सभी पेंडिंग जीपीयू कर्नल्स कंप्लीट न हो जाएं, इससे पहले कि वह वीरैम डेटा को वापस होस्ट रैम में रीड करे। सेक्शन ब्रेक, मेंटल मॉडल को समराइज करना, एक क्विक रेफरेंस। जैसे ही आप पैरेलल जीपीयू एल्गोरिथम्स बनाना शुरू करते हैं, इस कोर आर्किटेक्चरल समरी को अपने दिमाग में पिन करके रखें। यह टेबल कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट्स के आधार पर सीपीयू पर होस्ट एग्जीक्यूशन की तुलना जीपीयू पर डिवाइस एग्जीक्यूशन से करती है। सबसे पहले सीपीयू का प्राइमरी आर्किटेक्चरल गोल लेटेंसी मिनिमाइजेशन है, जबकि जीपीयू थ्रूपुट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता है। फिजिकली होस्ट एग्जीक्यूशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर होता है, जबकि डिवाइस एग्जीक्यूशन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर होता है। मेमोरी डोमेन्स के लिए सीपीयू सिस्टम रैम का यूज करता है, जैसे कि DDR4 या DDR5, जबकि जीपीयू ऑनबोर्ड वीरैम पर रिलाई करता है, जैसे कि GDDR6 या हाई बैंडविड्थ मेमोरी। पैरेलल स्केल के मामले में सीपीयू स्मॉल नंबर ऑफ पावरफुल कोर्स का यूज करता है, टिपिकली 4 से 64, जिसकी तुलना में जीपीयू के पास थाउजेंड्स ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स का मैसिव स्केल होता है, जो 2048 से 16384 प्लस तक होता है। सीपीयू की कंट्रोल लॉजिक कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन और डीप ब्रांच प्रेडिक्शन होता है, जबकि जीपीयू की कंट्रोल लॉजिक सिंपल होती है, जो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स वार्प एग्जीक्यूशन और हाई डेंसिटी मैथ इंजन का यूज करती है। प्रोग्राम कंट्रोल के लिए सीपीयू एप्लीकेशन को इनिशिएट करता है, इनपुट और आउटपुट को मैनेज करता है और एपीआई कॉल्स इश्यू करता है, जबकि जीपीयू कमांड मिलने पर पैरेलल कर्नेल्स को एग्जीक्यूट करता है। फाइनली पॉइंटर सेफ्टी के अंडर सीपीयू पर स्टैंडर्ड C+ होस्ट कोड में पॉइंटर्स सीधे डिरेफरेंसेबल होते हैं,
लेकिन डिवाइस पर वे केवल जीपीयू कर्नेल एग्जीक्यूशन के अंदर ही डिरेफरेंसेबल होते हैं। सेक्शन ब्रेक, होस्ट कंट्रोल को कर्नेल आइडेंटिफायर्स से ब्रिज करना। अब जब आपके पास क्यूडा एग्जीक्यूशन लाइफसाइकिल का एक मजबूत मेंटल मॉडल है और आप जानते हैं कि कैसे सीपीयू सिस्टम सेटअप को मैनेज करता है जबकि जीपीयू हैवी पैरेलल थ्रूपुट को हैंडल करता है, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, सिंगल कंपाइलर ड्राइवर एनवीसीसी को कैसे पता चलता है कि आपके सोर्स कोड के कौन से फंक्शंस होस्ट C++x86 या ARM बाइनरी कोड में कंपाइल होने चाहिए और कौन से फंक्शंस जीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए PTX डिवाइस असेंबली में कंपाइल होने चाहिए। कंपाइलर को एग्जीक्यूशन टारगेट्स कम्युनिकेट करने के लिए CUDA C++ सिंटैक्स को एक्सप्लिसिट एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स के साथ एक्सटेंड करता है। आने वाले सेक्शन 21.2 कर्नल फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेयरिंग ग्लोबल डिवाइस और होस्ट एग्जीक्यूशन आइडेंटिफायर्स में हम होस्ट फंक्शंस, डिवाइस हेल्पर फंक्शंस और एंट्री पॉइंट कर्नल बाउंड्रीज को डिक्लेयर करने के लिए यूज होने वाले एग्जैक्ट लैंग्वेज कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे।